Hello everyone, my name is Priya and I will teach you home science for BA थर्ड ईयर। BA थर्ड ईयर में जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में 2 पेपर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 है। जो पेपर 1 है इसका नाम है हमारा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिसे FRM एंड ID के नाम से जाना जाता है। जो हर पेपर है आपका ये 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो हम यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे ये होगा हमारा होम मैनेजमेंट के बारे में, जिसे हम गृह प्रबंध भी कहते हैं होम मैनेजमेंट को, कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या कंसेप्ट है, क्या कंपोनेंट्स है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और साथ ही साथ इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला हम बात करेंगे जो गोल्स, वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड के बारे में। गोल्स, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड क्या होते हैं जिनके थ्रू होम मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉन्ड्स के बारे में, जो हमारा इसका थर्ड टॉपिक होगा। ह्यूमन बॉन्ड्स, जिसे कि मानवीय अभिलाषाएं कहा जाता है, इच्छाएं कहा जाता है, तो ये कितनी प्रकार की होती है, इसका क्या नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज अर्थात संसाधन, किन संसाधनों का उपयोग करके हम होम मैनेजमेंट प्रोसेस को करते हैं या गृह प्रबंध कला को किया जाता है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर आज हम बात करेंगे, हम ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन स्टडीज़ में भी आपको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू ही आप पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप राइटअप कर रहे हो तो आपको पेन, कॉपी या पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जो अब हमारा आता है यूनिट सेकंड। जो यूनिट सेकंड है इसमें बेसिकली हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग और डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे, अर्थात घर को आंतरिक रूप से किस प्रकार से सजाया जाता है, हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं घर को सजाने के लिए या घर को तैयार करने के लिए। तो देखिए, आजकल जब घर बनते हैं तो हम देखने कि लोग उसके डेकोरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक घर की हाउसिंग नीड्स क्या क्या होती है, एक घर की हाउसिंग नीड्स क्या क्या होती है, तो हम हाउसिंग नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप घर बनाते हो तब उसके साथ में, और साथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जिनको ध्यान में रख करके हम घर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ ही साथ आपकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप कितना स्पेस एक्वायर करोगे किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हम पूजा घर के लिए कितना लेंगे, हम किचन के लिए कितना एरिया रखेंगे, हाउस का कितना एरिया लेंगे, उसमें हम किचन बनाएंगे, कितने हम बेडरूम बनाएंगे, किस में हम टॉयलेट बाथरूम। तो इस तरीके से हम कैसे हाउसिंग नीड हमारी होती है एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उसको हम डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रेंटेड हाउसेज़ होते हैं, जो रेंटेड हाउसेज़ हैं उनकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या क्या उनकी डिसएडवांटेजेस होती है, कि जब आप एक हाउस को रेंट करते हो तो हमें क्या उससे फ़ायदे हैं और हमें उससे क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, एक घर को जो बनाया जाता है तो उसमें हमारी कितनी कॉस्ट लगती है, हम बात करेंगे नेक्स्ट हम कॉस्ट के बारे में, कि कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग हाउस। ठीक है, हाउस बिल्डिंग के लिए हमको कितना एक अमाउंट आपको लेना पड़ेगा, कि कितने पैसे में आपका घर बनेगा। साथ ही साथ जो हाउस की प्लानिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, जो हम घर बनाते हैं उसमें हम किस प्रकार से अलग अलग इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलग अलग इनकम ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से घर बनाएंगे। मीन्स लो इनकम ग्रुप के लिए कैसे बनेगा, जिसे LIG कहते हैं, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से पैसा डिवाइड करेंगे कि कितने एरिया में या कितनी कॉस्ट के साथ में आप घर बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि जब हम घर बनाते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि साइट सिलेक्शन का, आप कैसी भूमि का चयन करेंगे उसके ऊपर घर बनाने के लिए, आप कैसी लोकेलिटी लेंगे, आपकी सराउंडिंग कैसी रहेगी, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का क्या क्या ध्यान रखोगे उसके अंतर्गत। ठीक है, आप क्या क्या आर्ट से किस प्रकार से आपके घर को सजाओगे, रूम्स का अरेंजमेंट कैसे करोगे, कलर कॉम्बिनेशंस, फर्नीचर को अरेंज करना, फ्लावर्स लगाना, गार्डन बनाना, तो इन सब चीज़ों को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो ये आता है हमारा पूरा का पूरा इस टॉपिक के अंतर्गत, जो हम हाउस डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। तो हाउस डिज़ाइनिंग मीन्स घर को बाहर से पूरा तैयार करना, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है घर को अंदर से तैयार करना। तो ये है हमारा हाउस डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, राइट। अब हमारा आता है यूनिट थर्ड,
जो यूनिट थर्ड है बेसिकली हमें इसमें हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में कि गृह अर्थव्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो हम एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करने के लिए कैसे हम या क्या क्या प्रयास कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अच्छा एक स्तर ले सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स चलाती है, एंजल्स लॉ क्या है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ डिफरेंट जो कंसेप्ट्स होंगे उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे, जिससे कि जो हमें हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स है ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे आती है यूनिट फोर्थ। जो यूनिट फोर्थ है बेसिकली जो यूनिट फोर्थ है इसके अंदर एनर्जी एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट जो है बेसिकली जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसके अंदर किस प्रकार से समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी एनर्जी का भरपूर उपयोग करके और हम उस कार्य को सही तरीके से और सही कम से कम समय में किस कार्य को आप किस प्रकार से कर सकते हो और अपनी कम से कम एनर्जी को इन्वेस्ट किया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या टूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टाइम कॉस्ट क्या होता है, टाइम नॉर्म्स क्या होते हैं, टाइम पैटर्न्स, पीक लोड्स क्या होते हैं, अर्थात वो समय जिसमें हमारे पास काम का बहुत ज़्यादा लोड होता है, ठीक है। वर्क कर्व्स के बारे में, रेस्टिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितना काम करना इम्पॉर्टेंट है उतना आपको मेंटल रेस्ट या फिजिकल रेस्ट ज़रूरी होता है। हम बात करेंगे अगला कि हम किस प्रकार से या किस प्रोसेस के थ्रू हम टाइम को प्रोसेस ऑफ जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है कि हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम ये तो हमारा टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट की। तो एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है, घर के जो कार्य होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वर्क के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और उन काम को करने के लिए हम किस तरीके से हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना ईजी कर सकते हैं उन सब चीज़ों को, तो इन मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें फटीग भी होता है, हम थकते भी हैं, तो हम फटीग के बारे में पढ़ेंगे, ये कितने तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो एनर्जी मैनेजमेंट में बेसिकली हमारा जो आ गया हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आ गया, एक्टिविटीज़ आ गई हैं जो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कंपोनेंट आ गए इनके, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वर्क आ गया। इसके बाद में हमारा आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन, कि आप किसी कार्य को कितनी सरलता से कर सकते हो, उसको किस प्रकार से आप बिल्कुल सरल तरीके में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है इसके बाद में आता है फटीग के बारे में। फटीग अर्थात किस प्रकार से किसी व्यक्ति को काम करते हुए थकान होती है, तो फटीग कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि फटीग के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। अब जो ये सारे कार्य किए जाते हैं इनके लिए हमारे पास में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो हमारे काम करने की जो लेबर होती है उसको सेव करते हैं, या हमारा जो कार्य करने की जो हमें टाइम लगता है, जो हमारी एनर्जी लगती है उसको कम करने में मदद करते हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वॉशिंग मशीन का यूज़। जैसे कि हम एक कपड़े से हाथ धोते तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर उस जगह अगर हम वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं तो हमने अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर दिया है, हमने अपने फटीग को कम कर दिया है और हाउस होल्ड एक्टिविटी भी हमारी उससे हो गई है। तो अगला हम पढ़ेंगे लेबर सेविंग डिवाइसेस के बारे में, कि ये कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या कार्य करती है और इनकी क्या केयर और मेंटेनेंस होती है, ठीक है। ये हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। और अब हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में। जो बेसिकली हमारी यूनिट 5 है ये हमारी फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बताती है कि क्या आपकी फैमिली इनकम आ रही है, आप उसके ऊपर उसका कितना भाग आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो या कितना भाग आप खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो जो फैमिली इनकम होती है उसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, कितने प्रकार की आपकी फैमिली इनकम होती है और हम उसको किस प्रकार से हम उसको सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आप उसको कैसे सप्लीमेंट करते हो, तब कितने आप भागों में उसको डिवाइड करते हो। उसके बाद आता है हमारा बजट।
ठीक है। जो हमारा बजट होता है, ठीक है, फैमिली बजट किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, हम किस प्रकार से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे को बचाता है, सेविंग करता है, पैसे को इन्वेस्ट करता है, जो कि उसको उसके बैड टाइम्स में काम आता है। तो हम वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाउस होल्ड अकाउंट्स की, और जो फाइनेंशियल या फिर हमारे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि हाउस होल्ड अकाउंट्स कौन से होते हैं, बैंक अकाउंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसका वो होगा कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है या जो उत्तराधिकारी होता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, हम उसके राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसी के अंतर्गत और भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के बारे में आता है कि किस प्रकार से हमको कोई चीज़ खरीदनी बेचनी चाहिए, ठीक है। मार्केट टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के मार्केट्स होते हैं, मार्केट के फंक्शंस क्या क्या हैं, परचेज़ कैसे होते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ को कैसे खरीदते हो, कैश में खरीदते हो, क्रेडिट में खरीदते हो, ठीक है। इसके अलावा होल सेलिंग रिटेलिंग का जो बिज़नेस होता है उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कुछ जो कंज्यूमर के लिए बहुत सी डिवाइसेस होती है, साथ ही साथ इनके लिए जो कुछ नॉलेजेबल थिंग्स होती हैं, कैसे इनको स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है, कैसे लेबलिंग की जाती है जो हमारे पास मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, कि कंज्यूमर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ने कौन कौन से हमको एड और प्रोटेक्शन दिए जिनके थ्रू हम ये सब जो हमारे साथ में धोखाधड़ी हो जाती है, कोई भी चीज़ होती है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा BA थर्ड ईयर का पेपर 1 FRM और जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर हमने अपने पेपर 1 को डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा इसका पेपर 2 आता है, ठीक है, पेपर 2 आता है जो हमारा बेसिकली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड बच्चे के एक विकास के बारे में, किस प्रकार से बच्चों का विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, और फैमिली रिलेशनशिप किस प्रकार से होती है। तो ये जो पेपर है ये भी आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप, ये भी हमारा ये हमारा पेपर 2 है, जो कि आपका 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें हम यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो देखिए ये जो यूनिट 1 है ये हमारे को मैटर देती है चाइल्ड एट बर्थ का, अर्थात जन्म के समय बच्चा किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, उसकी फिजिक कैसी होती है, उसके सेंसेस कैसे काम करते हैं, उसका शरीर कैसे काम करता है, वो कब सोता है, जागता है, उठता है, रोता है, ठीक है, क्या क्या बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे बच्चों की हाइट वेट कैसे बढ़ती है, बच्चों के दांत कैसे आते हैं, वो अपना सिर टिकाना कैसे, बैठना कैसे शुरू करते हैं, रेंगना, चलना कैसे शुरू करते हैं, घुटने के बल चलना बच्चे कैसे शुरू होते हैं। तो ये कंप्लीट आपको मैटर मिलेगा चाइल्ड एट बर्थ इस टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में, ठीक है, जो आनुवंशिकता होती है और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वातावरण, वो बच्चे के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, दोनों चीज़ें कैसे प्रभावित करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं तो कई बार दोनों सेम भी होते हैं, कई बार उनके अंदर कुछ ना कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। तो ये भिन्नताएं आनुवंशिक रूप से है या वातावरण से होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है, जो बच्चों की प्ले एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे किस प्रकार से खेलते हैं। तो देखिए बच्चों का जो बचपन होता है उसमें प्ले की क्या वैल्यू होती है, क्या महत्व होता है गेम्स का या बच्चों के खेल का, ठीक है, कितने प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बच्चे किस प्रकार से गेम खेलना शुरू करते हैं, कैसे बच्चे नर्सरी स्कूल्स में जाना शुरू करते हैं। तो हम इसमें ये भी पढ़ेंगे नर्सरी स्कूल्स के बारे में, ठीक है, कि बच्चों की जो नर्सरी स्कूल्स होती है वो किस प्रकार से बच्चे उसमें जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए कैसे क्या इंपॉर्टेंस रखती है। अब अगर हम बात करेंगे बच्चों की हैबिट्स के बारे में कि बच्चों की हैबिट कैसे बन जाती है, बुरी आदतें कैसे बनती है, अच्छी आदतें कैसे होती है, अगर बुरी आदतें बच्चों की हो गई है तो हमें उनको कैसे ब्रेक करना है, कैसे रोकना है, क्योंकि जो बचपन होता है बच्चों का उसी में आप बच्चों की आदतों को सुधार सकते हो। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 2। जो यूनिट 2 है बेसिकली हम इसमें सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है बच्चों का। सामाजिक विकास अर्थात जो बच्चे होते हैं ये किस प्रकार से, जो बच्चे होते हैं ये किस प्रकार से सोशली
अपना बिहेवियर शो करते हैं, कैसे लोगों से मिलना जुलना, किस प्रकार से अपने दोस्त बनाते हैं, कैसे अपने बड़ों से बात करते हैं, अपनी फैमिली में कैसे रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसमें बच्चों की बात करने से लेकर के उनके जेस्चर से लेकर के हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है बच्चों का। इसके अलावा हम इसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों का जो मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है, बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं, कैसे कार्य करना सीखते हैं, कैसे पढ़ना सीखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट में मदद करती है। आगे हम बात करेंगे बच्चों के इमोशंस के बारे में। इमोशंस एंड फीलिंग्स बच्चों की क्या होती है, ठीक है। बच्चों की इमोशंस और फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, ठीक है। तो ये किस किस प्रकार की होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, और जब बच्चे बचपन में होते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से इमोशंस आ जाते हैं, कैसी फीलिंग्स आती है। जैसे कि बच्चे बहुत किससे ईर्ष्या करते हैं, कभी बहुत गुस्सा करते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत जिज्ञासु हो जाते हैं, कभी कई बार बच्चों के मन में डर होता है, क्रोध होता है। तो ये सब क्यों होता है, क्या क्या होते हैं, इसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे यूनिट 3 पर, ठीक है। जो हमारी यूनिट 3 है बेसिकली ये एडोलेसेंट, जैसे कि यहाँ पर हमने चाइल्ड के बारे में डिस्कस किया था, बच्चे के बारे में। अब यहाँ पर जो बच्चा एडोलेसेंट स्टेज में आ जाता है, ये बर्थ के समय का था। ये जब बच्चे चिल्ड्रन या बाल्यावस्था में होता है तब का है। अब हम बात करेंगे एडोलेसेंट स्टेज की, ठीक है। जब बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में होता है, ठीक है, तब उस एक्चुअली इस एज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसको ब्रिज एज कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चों के शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं, वो स्कूल्स में, घर पर, कम्युनिटी में किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे बचपन में होते हैं किसी न किसी अभाव की वजह से वो कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, ठीक है। तो हम ट्रुएंसी और डेलिक्वेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मेंटल हाइजीन के बारे में भी बात करेंगे, और इस टाइम पर बच्चों को कैसे काउंसलिंग दी जाती है, कैसे गाइडेंस दे करके उनको वापस सही रास्ते पर लाया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे एडोलेसेंट स्टेज का था। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 4, जो बेसिकली हमारी यूनिट 4 है, उसमें हम बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक सक्सेसफुल मैरिज को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए, और क्या एडजस्टमेंट होते हैं जो करने पड़ते हैं प्रत्येक व्यक्ति को मैरिज में। इसके बाद हम बात करेंगे फैमिली के बारे में, ठीक है। मैरिज के बाद में जो फैमिली डेवलप होती है, तो ये जो फैमिली होती है इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या महत्व होता है, ठीक है। पेरेंट्स जब बन जाते हैं तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एक पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, साथ ही जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ में उनको कैसे अपने रिलेशंस रखने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ बच्चों का क्या एटीट्यूड या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपने पेरेंट्स के प्रति, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। बच्चों की अपने पेरेंट्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं इनका अपने बच्चों के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, और पेरेंट टेक्निक्स कौन सी होती है कि जिनके थ्रू आप सक्सेसफुल पेरेंटिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे कुछ पेरेंट्स को हम देखते हैं कि बहुत ही बच्चों के साथ रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, कुछ बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता है कि अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए फ्री रखते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो बराबर बच्चों पर प्रेशर भी बनाए रखते हैं, साथ में उनको उतना ईज़ भी देते हैं, फ्री भी रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालती है, कैसे उसको प्रभावित करती है, तो ये सारा का जो डिटेल्स है ये हमारी यूनिट 4 में कवर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में। जो हमारी यूनिट 5 है ये बेसिकली बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती है। जैसे कि हम प्रॉब्लम्स में बात करेंगे, बेसिकली हम प्रॉब्लम्स में बात करेंगे बच्चों की कॉमन चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि आप देखते हो बच्चे थंब सकिंग करते हैं, अंगूठा चूसने की बच्चों की आदत होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की नेल बाइटिंग की हैबिट होती है, ठीक है, जो कि ठीक नहीं होती है बच्चों के लिए। इसके अलावा जैसे कि एन्यूरेसिस कहा जाता है, ठीक है, और एन्यूरेसिस ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो अधिकतर बच्चों में देखा जाता है। कुछ बच्चे अपने लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं,
तो इसे लेफ्ट हैंडेडनेस कहा जाता है। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इतना क्रोध करते हैं कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसे टेम्पर टेंट्रम कहा जाता है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, ये क्या प्रॉब्लम है बच्चों की, हमने देखी है कि झूठ बोलने की बच्चों की आदत होती है, टेलिंग लाइज की। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि कैसे बच्चे डेवलप करते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है कुछ बच्चों का। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ही उत्पात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा विध्वंसकारी हो जाते हैं, जो कि पूरी फैमिली के लिए, दूसरे सभी लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत से भरा हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी बिहेवियर की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और बच्चों को हम किन किन मेथड्स के थ्रू इन प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं, और बच्चों में ये आदतों को कैसे भुला सकते हैं, तो ये हम बात करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ चिल्ड्रन जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है, कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि कोई बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे फीबल माइंडेड होते हैं, ठीक है, जिससे कि मंदबुद्धि हो सकते हैं, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन उनको हो सकता है। कुछ चाइल्ड जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, उनके पास में कोई न कोई एक्स्ट्रा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक्स्ट्रा होती है, कोई भी एक्स्ट्रा टैलेंट उनके अंदर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों के अंदर कुछ स्पीच डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। स्पीच डिफेक्ट जो होते हैं ये बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम करते हैं। ये कुछ तरीके के होते हैं कि जैसे बच्चे का हमने देखा होता है हकलाना, है ना, तुतलाना, ये कुछ हैं बिहेवियर्स। इसके अलावा बच्चों के अंदर कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे जो होते हैं ना तो अच्छा फील करते हैं और उनको हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो उनका डेवलपमेंट होता है वो ख़राब हो जाता है या उसमें हिंड्रेंस क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम इस यूनिट में बात करेंगे फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में। जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बेसिकली जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं ये जैसे कि ओल्ड एज के टाइम पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, या फिर कोई अनमैरिड है उनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ फैमिली क्राइसिस हो सकते हैं। फैमिली क्राइसिस, परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली डिसऑर्गेनाइज हो सकती है, अर्थात परिवार टूट जाता है कई बार। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं और हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कई बार हम देखते हैं कि लॉस ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, अर्थात जैसे कि कोई परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई है, किसी की नौकरी चली गई है, या फिर कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आया है या फैमिली डिज़ास्टर आया, कोई लड़ाई झगड़े हो गए जिसकी वजह से लोगों का जो इकोनॉमिक सपोर्ट था, पैसा था, जहाँ से आता था वो चीज़ रुक गई है। अब वो लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में जो कुछ एजेंसीज़ हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो एजेंसीज़ हैं ये बेसिकली चाइल्ड वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर के लिए काम करती है। फैमिली वेलफेयर के लिए काम करती है तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सारी हेल्प उनको प्रोवाइड करती है। इस प्रकार से जो हमारा पेपर 1 था, पेपर 2 था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि हम इसकी सभी यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।